हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर। उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब मेनुका यहाँ आई थी तो बहुत सहमी सी थी। बरसों से झेली परेशानियाँ और जहूजत उसके चेहरे से ही नहीं, उसकी आंखों से भी साफ झलक रही थी। 20-21 साल की होने के बावजूद उसे देख लगता था मानो परिपक्वता के कितने बसंत पार कर चुकी है। एक खौफ सदा उससे लिपटा रहता था, कोई उसके पास से गुजर भी जाए तो कांपने लगती थी। किसी का भी स्पर्श उसे डरा जाता और वह एक कोने में दुबक कर बैठ जाती। किसी से घुलना मिलना तो दूर, उससे बातें तक करना पसंद नहीं था। ना हंसती थी ना मुस्कुराती थी, बस चेहरे पर सदा एक तटस्थता छाई रहती, मानो बेजान गुड़िया हो। मन के अंदर खालीपन हो तो खुशी किसी भी झिद्दी से झांक तक नहीं पाती है। बहुत समय लगा उन्हें उसे यह एहसास कराने में कि वह यहाँ महफूज है और किसी भी तरह का अन्याय या जोर जबरदस्ती उसके साथ नहीं होगी। वह एक सुरक्षित जिंदगी यहाँ जी सकती है। बस एक बार काम में मन लगाने की बात है, फिर बीते दिनों के घाव अपने आप ही भरने लगेंगे। धीरे धीरे उनका प्यार और आश्वासन पाकर वह थोड़ी थोड़ी पिघलने लगी थी। कुछ शब्दों में भाव प्रकट करती, पर सिवाय उनके वह और किसी से बात करने से अभी भी डरती थी। खासकर अगर कोई पुरुष हो तो वह उनके पीछे आकर छुप जाती थी। उन्हें इस बात की तसल्ली थी कि वह उन पर भरोसा करने लगी है और इस तरह बरसों से उलझी उसकी जिंदगी की गांठों को खोलने में मदद मिलेगी। वैसे भी वह ज्यादातर उनके ही कमरे में बैठी रहती थी, या वह जहाँ जाती वहाँ वह उनके साथ ही रहने की कोशिश करती। जब वह मेनुका यहाँ कैसा लग रहा है तो वो कहती, ठीक, आप बहुत अच्छी हैं ममता दी। आप जैसे लोग भी होते हैं क्या दुनिया में? पीछे छूटी मेरी जिंदगी में क्यों मुझे आप जैसा कोई नहीं मिला? फिर उसकी आंखें छलछला जाती। ममता उसकी पीठ थपथपाती तो उसके मायूस चेहरे पर तसल्ली बिखर जाती। ममता दी, फैब्रिक स्टोर का मालिक आया है, उसे इस बार माल जल्दी और ज़्यादा चाहिए, आपके पास भेज दूँ क्या? सोनी ने आकर सूचना दी तो अपने ऑफिस में बैठी ममता ने इशारों से उसे भेजने को कहा। नमस्ते ममता मैडम, आपकी कंपनी में बनने वाला सामान हाथों हाथ बिक रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। आपने अपनी लड़कियों को खूब अच्छी ट्रेनिंग दी है, बहुत ही सफाई से हर चीज़ बनाती हैं। सलवार समीज, कुर्ती, पैंट, टी शर्ट और नए तरह के डिज़ाइन इत्यादि। सच कहूँ तो आपने इन बेसहारा समाज से सताई लड़कियों को सहारा तो दिया ही है, साथ ही एक लघु उद्योग भी कायम कर दिया है। बहुत पुण्य का काम कर रही हैं आप। पूरे काशी में नाम है आपके इस संस्थान का। रामशरण लगातार ममता के तारीफों के पुल बांध रहे थे। बस कीजिए रामशरण जी, यह तो सब इन लड़कियों की मेहनत है जो इतनी लगन से सारा काम करती हैं। दो बेसहारा लड़कियों अपने घर में जब आसरा दिया था तो सोचा तक नहीं था कि कभी मैं इन बेसहारा लड़कियों के लिए कोई संस्था खोलूंगी। मेरी यह कोशिश रहती है कि जो भी लड़की मेरे इस ममता कुटीर में आए वह स्वयं को सुरक्षित समझे और उसकी सही ढंग से देखभाल हो। वह जो भी बनाती हैं उसी की बिक्री से यह एनजीओ चल रहा है। अच्छा बताइए क्या रिक्वायरमेंट है आपकी? रामशरण ने अपनी लिस्ट उनके आगे रख दी और उन्हें नमस्ते करके वहां से चला गया। रामशरण के जाने के बाद ममता ने पहले जाकर कंपनी की व्यवस्था देखी, फिर जो भी स्टॉक नहीं थे उसकी लिस्ट बनाई और वहां रहने वाली लड़कियों एवं महिलाओं को हिदायत दी कि माल बनाने में और तेजी लानी होगी। उसके बाद वे आराम करने के लिए अपने कमरे में जा रही थी कि उनकी नज़र मेनुका पर पड़ी। वह बहुत ही लगन से कुर्ती बना रही थी। 2 महीने हो गए थे उसे यहाँ आए और धीरे धीरे उसने खुद को यहाँ के माहौल में ढालना शुरू कर दिया था। ममता के कहने पर काम में दिल लगाने से उस चेहरे पर हमेशा बने रहने वाले डर के चिन्ह थोड़े धुंधले पड़ने लगे थे। कमरे में आकर पलकें बंद करके बावजूद ममता मेनुका के ही बारे में सोच रही थी। एक शाम जब वे मंदिर से आरती देखकर लौट रही थी तो उन्हें एक गली में वह भागती दिखाई दी थी। 4 आदमी उसके पीछे थे। गली थोड़ी सुनसान थी पर वह तो काशी की हर गली से परिचित थी। काशी में ही तो जन्म हुआ था उनका। अब तो 45 साल की हो गई हैं वह, फिर कैसे न पता होता हर रास्ता। पहले तो उन्हें लगा कि शोर मचाकर लोगों को बुलाना चाहिए, पर दिसंबर की ठंड में लोग जल्द ही घरों में दुबक जाते हैं। सोचकर वह एक मोड़ पर ऐसी जगह खड़ी हो गई जहां से उन्हें कोई देख न सके। मेनुका जब वहां से निकली तो उन्होंने फौरन उसका हाथ पकड़ खींच लिया।
और वहीं बनी गौशाला में घुस गई। अंधेरे में वे आदमी जान ही नहीं पाए कि मेनुका कहाँ गायब हो गई। वह बुरी तरह हाफ रही थी, कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर जगह जगह चोटों के निशान थे। मुझे उन दुष्टों से बचा लीजिए, मैं वहां वापस नहीं जाना चाहती। कहीं आप भी तो उन्हीं की साथी नहीं। डरकर उसने उनसे अपना हाथ छुड़ाकर फिर भागने की कोशिश की थी। चुपचाप खड़ी रहो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। इसके बावजूद वह आश्वस्त नहीं हो पाई थी। वह लगातार रोए जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी। कुछ लोगों को साथ ले वे उस ममता कुटीर ले आई थी। तब उसने बताया था कि वह अयोध्या की रहने वाली है और काशी में उसे बेचने के लिए लाया गया था। एक दुर्घटना में बचपन में ही उसके माँ बाप गुजर गए थे। माँ बाप को मजबूरी में उसे और उसके छोटे भाई को अपने पास रखना पड़ा। उनके पहले ही 3 बेटियां थी। भाई के साथ तो उनका व्यवहार ठीक था, क्योंकि उन्हें लगा कि वह उनका कमाऊ बेटा बन सकता है। पर मेनुका जैसे जैसे बड़ी होती गई, ताई की मार और ताऊ के ताने बढ़ते गए। 16 साल की हुई तो उसका रूप रंग दोनों निखार पर थे। उसका गोरापन और नैन नक्शा दोनों ही ताऊ की लड़कियों के लिए जलन का कारण बन गए थे। कई बार उसे लगता था कि ताऊ उसे लोलुप नजरों से देखता है। बेवजह यहाँ वहाँ छूने लगा था वह। एक बार ताई तीनों बेटियों के साथ जब मायके गई हुई थी तो ताऊ दुकान से जल्दी आ गए। भाई को घर का सामान लेने बाजार भेज दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। वह अपने को संभाल भी नहीं पाई थी कि ताई लौट आई और ताऊ ने उस पर ही झूठा दोष मढ़ दिया। पति की आदतों को जानने के बावजूद ताई ने कहा कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। ताऊ ने तब उसे एक आदमी को बेच दिया और तब से उसे जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दिया गया। यहाँ से वहाँ न जाने कितने शहरों में उसे बेचा गया। काशी भी उसे बेचने के लिए ही लाया गया था, पर वह भाग निकली। ममता ऑफिस में बैठी माल पैक कराने की व्यवस्था देख रही थी कि तभी 4-5 लड़कियां आकर बोली, ममता दी, मेनुका यहाँ नहीं रह सकती, उसे इस पवित्र कुटीर से बाहर निकाल फेंकिए। आप नहीं जानते कि वह क्या करती थी। हमें अभी अभी पता चला है, एक आदमी सामान की डिलीवरी लेने आया है। वह उसे पहचान गया है। वह अयोध्या का रहने वाला है। मुझे उसके अतीत के बारे में सब पता है। फिर भी आपने उस जिस्म फरोशी करने वाली लड़की को यहाँ रख लिया। सुमन, जो सबसे बचाल थी, ना मानो उन्हें चुनौती देते हुए पूछा। हाँ, क्योंकि इस पेशे में वह मजबूरी में आई थी, उसे धकेला गया था इसमें। अच्छा, अगर तुम्हारी कम उम्र में एक बुढ़े से विवाह हो ही जाता तो क्या होता? तुम शादी से पहले भाग गई, इसलिए बच गई। तुम्हें क्या, यहाँ रहने वाली हर लड़की किसी न किसी त्रासदी का शिकार हुई है। फिर भी तुम मेनुका के लिए ऐसा कह रही हो। अभी तक तो वह तुम लोगों को बहुत अच्छी लगती थी और अब एक सच ने उसके प्रति प्यार और ममता को दरकिनार कर दिया। मुझे तुम सबसे ये उम्मीद नहीं थी। हम समाज को अक्सर इसलिए धिक्कारते हैं क्योंकि उस पर पुरुषों का वर्चस्व है। उसकी मनमानी को ज्यादतियों की गाली देते हैं। पर विडम्बना तो देखो, जहाँ जिन पुरुषों की वजह से मेनुका को नरक का जीवन जीना पड़ा, उन्हीं पुरुषों की करनी में तुम लोग उनका साथ दे रहे हो। मेनुका अपने उस नरकीय जीवन से निकलकर एक साफ सुथरी जिंदगी जीने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है और तुम उसका विरोध कर रही हो। उसे यहाँ से निकालना चाहती हो ताकि फिर से कोई भेड़िया उसका सौदा करे। शर्म आनी चाहिए तुम सबको। ममता दी को पता ही नहीं चला था कि कब मेनुका वहाँ आकर खड़ी हो गई थी। मुझे तो तुम लोगों पर गुरूर था क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छे जीवन के साथ साथ एक सही सोच देने में सफल हो पाई हूँ। पर आज मुझे लग रहा है कि मेरे बरसों की तपस्या और मेहनत सब बेकार हो गई है। या ममता कुटीर तो अपवित्र मेनुका के चले जाने से हो जाएगी। कोई सिर उठाकर इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है तो हम ही लोग उसे नीचा दिखाने के रास्ते खोल देते हैं। पति के अन्याय से मुक्त होकर जब मैंने इस कुटीर को बनाया था तो संकल्प लिया था कि हर दुखियारी लड़की को पनाह देकर उसके जीवन को एक सार्थक दिशा दूंगी। दिन रात एक कर दिया मैंने इस प्रयास में, पर आज एक ही पल में तुम लोगों ने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। माफ कर दो ममता दी हमें। सुमन उनसे लिपटते हुए बोली। माफी तो मेनुका से मांगनी चाहिए तुम्हें। अपने दिल के मैल उससे माफी मांगकर धो लो। सुमन नम आंखों से मेनुका से जाकर लिपट गई। फिर उसे न जाने क्या सूझा। उसने वहाँ पड़े सूखे गीले रंग जो वे पैकिंग की खूबसूरती बढ़ाने और पेंटिंग बनाने के लिए किया करती थी, अपनी मुट्ठी में भर लिए। उसे देख बाकी लड़कियों ने भी ऐसा ही किया और सब मिलकर मेनुका पर रंग छिड़कने लगे, मानो यह उनका उससे माफ़ी मांगने का तरीका हो।
रंगों की बौछार से या खुशी से मेनका के गाल आरक्त हो गए थे। उसे लगा कि आज उसे एक दिशा मिल गई है जिस पर वो चलकर वो अपने जीवन में आने वाले उतराव चढ़ाव का आसानी से मुकाबला कर पाएगी। हर तरफ उड़ते प्यार और विश्वास के रंगों को देख ममता दी को लगा कि वह सचमुच आज इन लड़कियों को एक सार्थक दिशा देने में सफल हो गई हैं और उन्हें मन ही मन बहुत खुशी मिली। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।